हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसकी आगे की सीरीज। यह है पार्ट 3 जिसमें 5 और क्वेश्चन होंगे। तो हम पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कहूँगा आपको कि आप कोशिश करिएगा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की, जब ना हो तब इसके सॉल्यूशन की ओर जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑक्टाहेड्रल मेटल आयन M2+ has magnetic moment of 4.0 bm. The correct combination of metal ion and d electron configuration is given by। इसका मतलब ये है कि जो कन्फिग्रेशन दी गई है इनमें से हमें बताना है कि मेटल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है 4.0 bm उसका कब होगा, इनमें से देखना है और सही कॉम्बिनेशन उसका कब होता है। इसके लिए यदि ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह हो सकता है कि हम इन सब में देखें कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे कि यदि हम इसमें देखें CO2+ में इसका कॉन्फ़िगरेशन इनने पहले से ही बना के रख दिया गया है। तो ये बताने के बाद तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। इसका आंसर यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो विदिन 5 से 6 सेकेंड के अंदर ले आएंगे, पर मैं यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड हो सकती हैं। पहला तो ये कि आप इन सब में देखें कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है और उसके बाद फॉर्मूला लगाएं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। तो वो क्या होता है, वो होता है म्यू इक्वल टू √n n+2 bm। ये bm जो है इसका फुल फॉर्म होता है बोहर मैग्नेटॉन। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है बोहर मैग्नेटॉन, और जो n है n होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ क्या होगा कि पहला ये हो सकता है कि इन सब में हम देखें कि कितने कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद हम ये n की वैल्यू रखें और इसके बाद जो हमारा ये मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा इससे देखें कि 4 किसका आ रहा है। पहली मेथड ये हो सकती है इसे सॉल्व करने के लिए, पर ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी इतनी कैलकुलेशन करना। तो दूसरी चीज़ क्या होती है इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट में, कि सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हम याद कर लें, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं, 5 ही अनपेयर हो सकते हैं कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है 5 होते हैं। तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर होंगे वो कितने हो सकते हैं, 5 ही हो सकते हैं। 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम पाँचों की याद कर लें। यदि हम पाँचों की याद कर लें कि कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने पर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है उसका, तो हम ये क्वेश्चन इस तरह के जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, इनको याद कर लें तो ज़्यादा सही होगा। तो ये मैं बता दे रहा हूँ। यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5 होता है तो कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। यदि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है 1.73 bm। यदि आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो उस केस में आपका होता है 2.84 bm। यदि आपका 3 है तो 3 के केस में होता है 3.87 bm। यदि आपके 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इस केस में होता है 4.9 bm। और यदि आपके 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें होता है 5.92 bm। यदि आप इतनी चीज़ें याद कर लेते हैं, ये तो देखिए जितने इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वही है और सेकंड में क्या है, पॉइंट के बाद कुछ संख्या है, तो आपको सिर्फ इतना याद करना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए 1.73 bm, सेकंड के लिए 2.84 bm, थर्ड के लिए 3.87 bm, फोर के लिए 4.90 bm, 5 के लिए 5.92 bm। देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 4.0 bm। अब 4.0 बोहर मैग्नेटॉन का मतलब क्या होगा कि जो हमें देखा था कि हमने 3 का क्या देखा था, 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसको इनने राउंड फिगर में सीधे क्या लिख दिया है, 4 लिख दिया है। तो हम इसे ऐसा मान सकते हैं कि जो 3 इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वो कितने होंगे, 3 रहे होंगे। अब उस हिसाब से हम इनके कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं कि 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं। जिसमें भी आ रहे होंगे वो हमारा सही ऑप्शन होगा। यदि हम इसमें देखें तो इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें T2 में 4 हैं। अब T2 में हम जानते हैं कि ये होता है T2 और ये होता है Eg। अब T2 में यदि हम 4 भरें, 1 2 3 4
और Eg में हम 2 भर दें, 1 और ये 2, तो यहाँ एम्पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 और 2 4, यहाँ पास 4 हो रहे हैं, जबकि हमें एम्पेयर कितने चाहिए, 3 चाहिए, जिसमें 3 होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा, तो ये हमारा नहीं होगा। जिसमें यदि हम देखने जाएँ तो T2 में 3 है, Eg में 1 है, मतलब यहाँ भी 4 हैं, ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें T2 में 4 है, Eg में 2 है, तो यहाँ पास भी हमारे एम्पेयर इलेक्ट्रॉन जो है कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब जब हम इसमें जाएंगे तो इसमें क्या लिखा है, इसमें T2 में लिखे हैं 5, अब हम 5 भर कर देख लेते हैं, और Eg में लिखे हैं 2, तो 2 भर कर देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जब हम इसमें 5 भरने जाते हैं तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ 1 और 2, तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिल रहा है, 3 हमें यहाँ मिल रहे हैं, मतलब टोटल एम्पेयर कितने मिल रहे हैं हमें, 3, और हमें चाहिए भी कितने थे, 3, क्योंकि हमारा जो है 4.0 BM आ रहा है। यदि हम इसका फॉर्मूला से निकाल के देखेंगे तो आएगा 3.87, जैसे यहाँ पास 4 लिखा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें दिया गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ LMCT एनर्जी एज, मतलब इसमें LMCT एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो LMCT एनर्जी का ऑर्डर बताने के लिए पहले हम LMCT को समझ लेते हैं कि क्या होती है थोड़ी सा। तो इसमें क्या है, लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अब मान लीजिए ये है हमारा मेटल और ये है हमारा लिगेंड, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो इनमें जब हमें एनर्जी वगैरह दिखाना होता है तो कुछ कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इनमें होता क्या है। यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एनर्जी लेकर यहाँ मेटल के पास जाता है। तो इसमें क्या होता है, LMCT एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा, यदि ये जो गैप है, ये गैप यदि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, LMCT जो है वो कम होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर नीचे बहुत कम हो पाएगा। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो क्या होगा कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और अब हम देख लेते हैं कि मेटल से क्या होता है। यदि मेटल, पहले इन दोनों के बीच में हमें देखना है, क्योंकि ये गैप से हम सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब हम देखें कि यदि मेटल जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाए, जैसे कि मान लीजिए ये +2 में था, अगर ये +3 होगी तो ये और पास आ जाएगा, यदि +4 होगी तो ये और पास आ जाएगा। अब ये पास आते क्यों हैं, क्योंकि यदि मेटल के ऊपर यदि प्लस चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ये प्लस चार्ज जो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होगा उसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी ओर। इस कारण जो है प्लस चार्ज बढ़ने से लिगेंड और मेटल के बीच का एनर्जी गैप जो है वो कम हो जाता है। ये जो एनर्जी गैप है कम होता जाता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जाती है। अब हम दूसरी कि यदि ये गैप कम हो गया तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। यदि ये गैप कम हुआ, मतलब यदि हम मान लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ गई, बढ़ने से गैप कम हुआ, यदि ये गैप जो है वो कम होता है तो क्या होता है, LMCT जो है वो बढ़ती है। अब LMCT क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन होता है जो, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो जो लाल रंग है उसका वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ क्या होता है, जो तरंग कोई भी चलती हैं वो कुछ इस तरह से चलती हैं, तो ये जो दो अप साइड हैं इनके बीच की दूरी वेवलेंथ होती है। तो जितना ज़्यादा इंटेंस होता है कोई भी चीज़, उसकी इसकी लैम्डा की वैल्यू जो है उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या होगा, लैम्डा LMCT जो है, यदि ये अंतर कम होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और इनके बीच का अंतर कम होता है, तो LMCT जो है वो भी बढ़ जाएगी। अब तीसरी चीज़ आती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं, यदि एनर्जी गैप कम होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो पाएगा तो इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अब जो आती है वो होती है एनर्जी। अब हम देख रहे हैं एनर्जी गैप, जब हम यहाँ देख रहे हैं कि एनर्जी गैप कम हो गया है तो जो ये एनर्जी ले रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ये भी कम ले रहा होगा, क्योंकि यदि यहाँ से इसे यहाँ जाना है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेगा, यहाँ से इसे यहाँ जाना है तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि LMCT का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले तो हम इनकी देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसी भी एक ऑप्शन में देख लेते हैं। जैसे यदि हम इसमें निकालें तो MnO4- जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +7, क्योंकि 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो -2 एक के ऊपर होगा तो -8 हो जाएगा, और जिसमें से एक माइनस करेंगे तो +7 आता है। यदि हम इस वाले में देखें तो इसकी क्या होती है, इसकी होती है +6 और इसकी होती है +5। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखने जाएं तो लिगेंड जो है यहाँ कहीं होगा, मेटल जो है यहाँ कहीं होगा, ये मानते हैं ये +5 वाला मेटल है, ये +6 वाला मेटल है,
ये +7 वाला मैटर है। +7 वाले मैटर के बीच में एनर्जी गैप सबसे कम है। सबसे कम यदि एनर्जी गैप होगा तो +7 वाला जो है इसकी इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी गैप यदि कम तो ये ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो पाएगा, जब ये ज़्यादा होगा तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब LMCT के बात करते हैं लैम्डा की। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। अब इसकी जब इंटेंसिटी ज़्यादा तो वेवलेंथ भी ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी कम लगेगी। जब कम एनर्जी लगेगी तो कम एनर्जी में वेवलेंथ ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये भी मान सकते हैं हम कि जो जितना ज़्यादा इंटेंस होता है उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होती है। अब इंटेंसिटी ज़्यादा, वेवलेंथ भी इसकी ज़्यादा होगी +7 वाले की। अब बात करें एनर्जी की, तो इसकी एनर्जी जो है +7 वाले की सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि इसे यहाँ से लेके यहीं तक तो जाना है, तो इसके लिए इसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब इसे यहाँ से लेके और यहाँ +6 तक जाना होता है, एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, और यहाँ से लेके लिगेंड से लेके और +5 तक जाना होता है तो एनर्जी गैप और ज़्यादा होता। तो इनमें एनर्जी भी, इस गैप को भरने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा होती। मतलब यहाँ हमें पूछा गया है LMCT एनर्जी के बारे में, तो सबसे ज़्यादा LMCT की एनर्जी जो है वो +5 वाले की होगी, +6 वाले की होगी उसके बाद, और सबसे कम होगी +7 वाले की। तो यहाँ हम जब देखने जाएँ तो हमें जो ये करेक्ट ऑर्डर मिलता है वो मिलता है ऑप्शन बी में। तो इस हिसाब से LMCT एनर्जी इनकी सबसे कम होगी Mn वाले की, उसके बाद Cr के कॉम्प्लेक्स की, उसके बाद जो वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है उसकी होती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कॉम्प्लेक्स MnS2O6 2+ हैज वेरी लाइट पिंक कलर, द बेस्ट रीजन फॉर इट इज। मतलब इसका रीजन बताना है कि जो इसका लाइट पिंक कलर है उसका रीजन क्या है, या सीधे कहें कि इसमें जो दो चीज़ पूछी गई है कि जो डी ट्रांजिशन यदि हो रहा है तो ऑर्बिटल फॉरवर्डन को हम ये भी बोल सकते हैं कि लापोर्ते रूल के बारे में पूछा गया है, लापोर्ते अलाउ है कि नहीं और स्पिन अलाउ है कि नहीं। तो हमें पता है यदि हमें बताना है लापोर्ते रूल के बारे में, तो हमें पता है कि उसके लिए क्या होता है, +-1 होता है। मतलब ऑर्बिटल +-1 होना चाहिए। जैसे यदि हम लिखें SP D F, ये हम यदि ऑर्बिटल लिख दिए तो इनमें क्या होगा, +-। इसमें यदि S चाहे तो S का इलेक्ट्रॉन +1 मतलब P में जा सकता है, जो कि अलाउ होगा। जबकि यदि S का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके D में जाना चाहे तो ये अलाउ नहीं होगा, और ये F में जाना चाहे तो वो भी अलाउ नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम P का इलेक्ट्रॉन देखें तो वो ट्रांजिशन करके S में और D में तो जा सकता है, उसका ट्रांजिशन अलाउ होगा, पर P ऑर्बिटल का ट्रांजिशन F ऑर्बिटल के साथ लापोर्ते फॉरवर्डन होगा। इसी तरह से D ऑर्बिटल का भी ट्रांजिशन जो है P और F के साथ तो अलाउ होगा, पर S ये होता है लापोर्ते सिलेक्शन रूल +-1। और फिर दूसरा होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। अब स्पिन सिलेक्शन रूल जो है उसमें होना चाहिए 0। मतलब यदि वो सिंगलेट है तो सिंगलेट ही होना चाहिए, डबलेट है तो डबलेट ही होना चाहिए। पूरे जो टोटल कॉम्प्लेक्स है उसकी स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इस कॉम्प्लेक्स में हम देख लेते हैं जो Mn का कॉम्प्लेक्स है +2 में, तो हम इसके जो है ऑर्बिटल बना लेते हैं। पहले तो ये हो गया हमारा Eg और ये हो गया हमारा T2g। अब Mn जो है उसके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 भर लेते हैं, 1 2 3 4 5, हम 5 भर लेते हैं। S2 जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए हम इसे जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं लापोर्ते सिलेक्शन रूल अलाउ है कि नहीं है। जब हम लापोर्ते सिलेक्शन रूल देखने जाते हैं तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये D ऑर्बिटल है, और ये ऊपर वाला कौन सा है, D है। मतलब ट्रांजिशन किस में हो रहा है, D से D में हो रहा है। तो इसमें अंतर कितने का हुआ, 0। मतलब उसी से D से ही D में हो रहा है, तो लापोर्ते जो है वो तो अलाउ नहीं है। अब स्पिन देखने जाते हैं तो ये जो है यदि ये यदि अगर ऊपर गया, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये कुछ इस तरह से होगा। मतलब यदि ये यहाँ सिंगलेट में था तो यहाँ जाकर डबलेट में हो जाएगा। इसकी स्पिन वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, मतलब यहाँ जो स्पिन है वो भी अलाउ नहीं है। तब हम इसमें और ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें लापोर्ते भी अलाउ ना हो और स्पिन भी अलाउ ना हो। अब हम डी ऑप्शन देखते हैं। डी ट्रांजिशन हियर आर बोथ ऑर्बिटल फॉरवर्डन एंड स्पिन फॉरवर्डन। तो जो हमारा डी है वो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो हम जो इसका आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। ना ही स्पिन अलाउ है ना ही लापोर्ते अलाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम में आते हैं। ये क्वेश्चन है, फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स ABCD द आइडियल ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री ऑब्जर्व इन। अब ABCD मतलब ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। अब हमें इनमें बताना है कि
जो आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो कौन सी नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड डी है जो वो नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें सी एंड डी नहीं होगी। थर्ड जो है उसमें लिखा है बी, केवल बी नहीं होगी। या फोर्थ जो है केवल डी नहीं होगी। अब हमें यदि देखना है कि आइडियल ऑक्टाहेड्रल क्या होती है, इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है, इसमें यदि आइडियल ऑक्टाहेड्रल नहीं है तो उसमें होता है क्या, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जेटीडी होता है। जेटीडी होने से क्या होता है, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो यदि उसमें हम देख रहे हैं कि जेटीडी नहीं हो रहा है तो हमें देखना है कि जो है ऑब्जर्व जो होगी वो आइडियल कौन सी होगी। तो आइडियल वो होगी, इस केस में आइडियल वो होंगी जिनकी CFSC की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और वो जो हैं आइडियल वो नहीं होंगी जिनमें CFSC की वैल्यू 0 नहीं है। तो हमें इसमें क्या पूछा है इसने कि आइडियल कौन सी नहीं होगी। तो हम इसमें पहले क्या देख लेंगे कि JTD जो है उसके CFSC जो है उसकी वैल्यू 0 किस में हो रही है। या फिर दूसरी चीज़ ये होती है कंडीशन कि इसमें जो डीजनरेसी है वो नहीं होना चाहिए। मतलब जो ऑर्बिटल है, जैसे कि हम मान लें कि ये T2G है, यदि हम मान लें T2G है तो ये यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो इसके पास क्या पॉसिबिलिटी है, ये इसमें भी जा सकता है, ये इसमें भी जा सकता है। इस केस में ये जो है ये आइडियल नहीं होगा। पर यदि इसमें 3 भरे हुए हैं तो इनके पास ये नहीं है, इनके पास चॉइस नहीं है कि ये यहाँ भी चला जाए, ये यहाँ भी चला जाए, क्योंकि 3 ही हैं तो 3 तो इसी में फिल होंगे। तो जिसमें इस तरह की कंडीशन होगी उसमें भी JTD जो है नहीं लगता है, मतलब वो भी जो है वो आइडियल ऑक्टाहेड्रल होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं। तो पहला जो इसमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसमें निकल का कॉम्प्लेक्स दिया गया है जो कि +2 में है। तो निकल का जो हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जब तो हमें पता चलता है इसके डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब हम इनको 8 में भरने जाते हैं तो हम यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया T2G और ये हो गया EG। अब जब हम इसमें 8 भरेंगे तो किस तरह से 8 भरेंगे ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम देख ले रहे हैं यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के पास कोई चांस नहीं है कि, कोई चॉइस नहीं है कि वो कहीं और जा सके, और यहाँ भी नहीं है क्योंकि यहाँ भी भर जा चुके हैं, यहाँ भी भरे हुए हैं। तो इसमें जो है ये जो है आइडियल ऑक्टाहेड्रल होगा। इसी प्रकार से हम बाकी सब में देखेंगे तो आप चेक करके देख लीजिएगा। जो फर्स्ट है वो भी हमारा जो है वो भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा। सेकेंड जो है वो भी हमारा परफेक्ट है और थर्ड जो है वो भी परफेक्ट है, ये बोल सकते हैं आइडियल ऑक्टाहेड्रल है। पर ये जो हमारा 4th नंबर का है, जब हम इसमें जाते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना रखा है ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है। इसे टाइटेनियम का, इसमें क्या है +3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके S ऑर्बिटल के निकल गए होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसका D का निकल गया होगा, मतलब इसके पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब हम इसे भरने जाते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा EG और ये हमारा बनेगा T2G। अब T2G में हम 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमारे पास कितनी सारी पॉसिबिलिटी हैं। हम चाहें तो यहाँ रह सकता है वो इलेक्ट्रॉन, चाहे तो यहाँ रह सकता है और वो चाहे तो यहाँ रह सकता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी पाना। तो इसके लिए जो है ये ऑर्बिटल जो है ये भी आगे चल के फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। तो इसके कारण ये जो है ये आइडियल ऑक्टाहेड्रल नहीं रह पाएगा। इसमें जो है Z-in और Z-out का जो फिनोमेना होता है JTD के अंदर वो देखने को मिल जाएगा, मतलब इसमें सिर्फ एक है तो इसके पास चॉइस है यहाँ भी जाने की, यहाँ भी जाने की। तो ये जो है आइडियल ऑक्टाहेड्रल ये नहीं रहेगी। तो इसका जो सही ऑप्शन हम रहेगा वो लगाएंगे D ओनली, जो कि हमारा D नंबर का ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जियोमेट्री ऑफ सीरियम इन CeNO362-R। तो हम पहले तो देख लेते हैं सीरियम क्या है। ये जो है एक लेंथेनाइड एलिमेंट है और हम जानते हैं कि जो लेंथेनाइड होते हैं उनमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर उनका हाई होता है, वेरी हाई होता है। तो इसमें NO3 जो है यहाँ बिहेव करता है एज अ बाइडेंटेड लिगेंड की तरह, मतलब एक NO3 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ जो है 6 लिखे हुए हैं, तो 6 कितने को करेंगे, 6 × 2 को करेंगे तो हमें पता चलेगा 12। मतलब यहाँ जो सीरियम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। और इसकी जो जियोमेट्री होगी वो होगी आइकोसाहेड्रल। तो इस तरह से हमारे ये जो आज के 5 क्वेश्चन हैं ये ख़त्म होते हैं। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।